इस टॉपिक का मतलब समझिए, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। जनरली हमने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वलेंट लाइट स्पीड चलती है तो उसका मास बढ़ जाता है, जो बढ़ा, ठीक है, और जब वापस आती है तो मास वही रह जाता है। तो जो डिफेक्ट हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ तो यूज़ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हम न्यूक्लियस को लेके भागेंगे सन उसकी लाइट की स्पीड से। तो इसमें मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया था, शायद इसके पहले हमने बात की थी, कि जब न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो किस चीज़ से फॉर्म होता है? न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन से बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो नियमतः और हमने कहा था कि टोटल मास ऑफ द जो एटम होता है वो एक्चुअली कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास, लेकिन मेजर पार्ट जो रोल प्ले करता है वो न्यूक्लियस करता है। तो नियमतः जो मास ऑफ द बॉडी होना चाहिए, मास ऑफ द न्यूक्लियस होना चाहिए, वो मैं न्यूक्लियस की कोई बात कर रहा हूँ, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी हों प्रोटॉन जितने भी न्यूट्रॉन हों। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम हो जाता है, बनते वक्त थोड़ा मास रिलीज हो जाता है। तो रिलीज मास किस फॉर्म में जाता है? एनर्जी की फॉर्म में। उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसको नहीं कहते हैं जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। अब अगर उसको तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी उसकी जरूरत पड़ती है, उतनी ही एनर्जी उसको जरूरत पड़ती है, क्योंकि तोड़ने के लिए जरूरी है कि प्रोटॉन अलग हो जाए और इलेक्ट्रॉन। अब पता चला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिले थे तो मास 10 किलो था, और मिलने के बाद न्यूक्लियस फॉर्म किया तो मास 9.5 हुआ। अब हमने कहा अलग हो दोनों, तो बोले मास 10 करो। मास तो कम है, अलग कैसे हो सकते हैं? क्यों, मास तो टोटल अलग अलग मिला के कितना होना चाहिए था? 10। तो 0.5 मास तो रिलीज हो गया ना। तो अब उन्हें अलग करना है तो उतना ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। समझ में ही बात नहीं आई? तो मैं आज मास डिफेक्ट की बात करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगा, एक आध इसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मास डिफेक्ट लिख लेते हैं। पहले तो कहानी आप लिखेंगे कि जब एटम फार्म होता है, वो लिखवा नहीं रहे, जब एटम फार्म होता है तो न्यूक्लियस फार्म होता है, तो इस फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये नहीं लिखना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट वी हैव सीन कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो कहानी लिखिए, निकाल मिला आपका। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses, the difference between the sum of the masses of the nucleons। जब न्यूक्लियंस बोला तो उसमें कौन शामिल हो गया? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियंस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस, मतलब वो प्रोटॉन जो उस न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस is called mass defect, is called mass defect, and given by क्या लिखेंगे? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे लिख दें? नहीं, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, बाद में PRS पढ़ोगे तुम। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, नियमता ये होना चाहिए, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें यहां पर कि लेट मास ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन हमें मान लूं MP, यानी एक प्रोटॉन का मास कितना हम मान लें? MP। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हम माने वो हम मान लें, ये NEU होता है, NEU। मास ऑफ न्यूट्रॉन माने वो MN मान लें हम,
ठीक है, और मास नंबर हम मान लें ए, और एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हम मान लें क्या मानते हैं? जेड मान लें। तो मास डिफेक्ट जब निकालेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू, तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेंगे? प्रोटॉनों की संख्या इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस को आप लिख सकते हैं मास ऑफ कैपिटल एन मान लें, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस को आप मान लें, मास ऑफ न्यूक्लियस को मान लें कैपिटल एम, और यहाँ सफिक्स में एन बना दें, ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये मास डिफेक्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको रटिएगा नहीं, मतलब कैलकुलेशन से निकालिएगा कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, एक प्रोटॉन का मास इतना है, तो इतने प्रोटॉन का कितना होगा, तो निकाल लेंगे सिंपली, ठीक, पहुंचे यहाँ तक। तो हमने कहा ये जो मास डिफेक्ट हुआ है कहाँ गया? एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग रहेंगे तो इतना प्रोटॉन का टोटल मास होना चाहिए, इतना न्यूट्रॉन का होना चाहिए, ठीक है, और दोनों मिलकर के जो फॉर्म करते हैं वो मास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर उन्हें अलग होना है तो टोटल मास इतना करना पड़ेगा ना, जो कि कम हो गया है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो एक सब हेडिंग डाल दीजिए बाइंडिंग एनर्जी, एक सब हेडिंग डाल दीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस होते हैं उन्हें अगर सेपरेट करना हो तोड़ करके उस न्यूक्लियस को, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो लिखिए द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस is defined as the minimum energy, is defined as the minimum energy। जो एनर्जी रिलीज हुई वो नहीं है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको चाहिए ना, ठीक है भाई। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, जरा समझिएगा, कोई टैक्सी 500 रुपये में मिलती है आपको, तो आपने एक टैक्सी की, हमने एक टैक्सी की 500 रुपये में दिया, ठीक है, और दोनों लोग बैठ गए टैक्सी में, तो उसने कहा भाई 1000 के बजाय 900 में काम चल जाएगा, तो कितने रुपए बचे? 100 रुपये बचे, ठीक है। और 100 रुपये बचे तो पहले हम लोग चाट वाट खा लिए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी ली, पेट भर गया, और बैठ गए टैक्सी में, और एक कदम चले थे लड़ाई हो गई, हाँ उधर, अब भाई उतर गए, तो कितने रुपए सब वापस लेंगे? कितने रुपए चाहिए आपको? 500 चाहिए ना, तो 500 हैं, 100 रुपया तो आप खर्च कर दिए हो ना। तो पहले आप, या आप अलग अलग टैक्सी में बैठ गए जाकर के, लड़ाई हो गई, तो अलग टाइम कितने पैसे रुपया चाहिए? कहाँ से रुपया निकालने? धरे नहीं है, खर्च कर दिए, चार्ट एनर्जी की फॉर्म रिलीज कर दिए ना। अब आप लड़ाई कर दिए, और लड़ाई करने के बाद घर तो पहुंचना ही है, अलग अलग टैक्सी में बैठ गए, तो कितने रुपए चाहिए? 500 चाहिए ना, तो 100 रुपये तो है ही नहीं, खर्च हो गए। तो स्प्लिट होने के लिए आपको चाहिए, तो अब मजबूरी है, बोले अब चलो अच्छा, अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब तुम बैठे हो तो अब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 100 रुपया नहीं है, 450 रुपया है, 50 तो एनर्जी के फॉर्म रिलीज हो गए। अब अगर स्प्लिट होना है, टैक्सी अलग अलग करनी है, तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी ने, ऐसा कहावत कही जाती है, महात्मा गांधी मजबूरी नहीं थे, लेकिन कहावत कही जाती है। तो लिखिए जरा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियंस, to separate its nucleons and placed them at rest at infinite distance apart, and placed them at rest at infinite distance apart। at rest इसलिए कहा कि रेस्ट में नहीं रखेंगे, अगर मोशन में रखेंगे तो उनका मास चेंज हो जाएगा, और अगर आपने इन्फिनिट नहीं रखा तो मास की वजह से वे एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एंड गिवन बाई, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम निकाल चुके हैं, इंटू सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। हमने कहा जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा उस न्यूक्लियस को टूटने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
अब कुछ न्यूमेरिकल एक दो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन ये है कि भाई 2He4 बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस बनना है। अच्छा ये बताइए 2He4 अल्फा को भी लिखा जाता है ना, और हीलियम को भी लिखा जाता है, तो ये अल्फा और 2He4 हीलियम में क्या अंतर है? अल्फा पार्टिकल और अल्फा को भी 2He4 लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं, और हीलियम को भी 2He4 लिखते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों एक दूसरे ऐसे है, अल्फा भी है 2He4 भी होता है। शायद न कहिए आप, क्लियर आंसर थे। अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव कोई और होता है, वहां से अल्फा निकलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड 2He4? दोनों का इंडिकेशन सेम होता है। हमने क्या बोला, 2He4 से निकलता है, हीलियम से अल्फा निकलता है, तो हमने कहा इसमें अंतर क्या, रेडियो एक्टिव मारो गोली, यहाँ की बात करो, वो निकल आया, अल्फा बाहर आ गया, हमने देखा अल्फा, बोले नहीं हम हीलियम, हमने कहा हीलियम, बोले मैं अल्फा, पहचाने कैसे? दांत मत दिखाओ, ये केमिस्ट्री की बातें हैं। अल्फा जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम में से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक, होता नहीं उसके बराबर होता है। खैर हमें इससे मतलब नहीं है। अब देखिए नियमता हीलियम फार्म हुआ, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो नियमता हीलियम का जो मास होगा वो कितना होना चाहिए? दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो मैंने मास ऑफ टू प्रोटॉन निकाला पहले, मास ऑफ टू प्रोटॉन्स, यानी 2 इंटू 1.007276, और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है उसको निकालना पड़ेगा आपको। नालायक ने एक साथ लिख दिया, कैलकुलेट को निकालो, उसे कैलकुलेटर से निकाल लो। तो दो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 1.008665, दो पंची 10, दो छाक 12 एक 13, दो छाक 12 एक 13, दो और 16 एक 17, 0 ये आ रहा है। अब आपको टोटल मास निकालना है, टोटल मास, तो ये आएगा 2, 5 3 8, 5 3 8, 7 4 11, 1 1 2 3, 0 पॉइंट इतना आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम सेम मास का है? नहीं है ना, तो मास ऑफ हीलियम क्या है? मास ऑफ 2He4 कितना दिया है? वो दिया है 4.001506, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो क्या निकल आएगा? मास डिफेक्ट निकल आएगा। माइनस करो जरा, 12 में 6 गया 6, यहाँ 7, 8 में 5 गया 3, 0 3 0, 0.030376। अरे वाह, अरे पी वाजपेयी, ये यूनिट क्या आ रही है इसकी? AMU, ठीक है, केवल यू लिख सकते हैं, ज़्यादातर यू लिखा होता है लेकिन AMU लिखा होता है, नोट कर लिया। अब देखिए हमने पढ़ा है कि अगर 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी क्या होती है? 931.5 भी होती है, 931 लिख सकते हो। अगर लिखी हुई है आपकी बुक में, मतलब पेपर में, तो वही यूज़ करेंगे, नहीं लिखी है तो अपने आप यूज़ करेंगे। 90% लिखी रहती है, ठीक है। तो आप जानते हैं एज 1U कितना होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.030376 U, 30 पढ़ा नहीं जाता, मैं सही बोलना है, 931 इंटू 0.30376, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करिए। तो इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी इतनी रिलीज हुई। अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा, अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हम एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। 28.3 कितने न्यूक्लियन थे इसमें? 4 थे ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, 4 थे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 से 28 पॉइंट कितना आएगा, जो बताओ डिवाइड, हाँ 0, फिर 4 से 28, ठीक, इतने कर दो, तो 5 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7.08
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जिसका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है जैसे यूरेनियम वगैरह का, तो उसमें डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और बहुत बड़ी संख्या आएगी तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। तो उस न्यूक्लियस को आसानी से तोड़ सकते हैं। देखो जितने भी फिल्म स्टार में क्या वो बड़े हैवी न्यूक्लियस वाले होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। कह रहे हैं वो इनका डेटिंग दे रहे, उनका डेटिंग दे रहे, उनका भाग छोड़ के वहाँ शादी कर लिया जाए, तो वो थोड़े करते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी वो उतना कम आती है, ठीक है। और जो जिनका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है उनका भी कुछ गड़बड़ होता है, और जिनका एवरेज न्यूक्लियस होता है जैसे आयरन वगैरह, तो उनका उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनका न्यूक्लियस जल्दी जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो यानी कि यही टोटल एनर्जी है, यही बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है, कभी कभी कंपेयर करने को पूछ लिया जाता है। उन्होंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा कि भाई दो एटम्स दे दिए, दो न्यूक्लियस दे दिए, और बता दिया भाई किसको ब्रेक करना आसान है। तो हमने क्या किया, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाली, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम आई पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन। ये भी देखना पड़ेगा कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो, पर न्यूक्लियन की बात निकालेंगे आप। तो ये आपका प्रोसेस है। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको डेल्टा एम सी स्क्वायर क्यों निकालेंगे भाई, डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाल के हम डायरेक्ट प्रूफ कर चुके थे कि 1 U कितने एनर्जी के बराबर होती है। हमने आपको 1 AMU इक्वलेंट टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रूफ किया था ना, तो रिजल्ट डायरेक्ट वहाँ डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाला था आपने। जब केजी में वैल्यू होगी तब आप उससे निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो हल्का सा नोट कर लीजिए। और न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जो है, बाद में बात कर लीजिएगा, एक न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ना, और न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ब्रेक होता है एक प्रोटॉन में, एंड एन इलेक्ट्रॉन जिसको बीटा पार्टिकल कहते हैं। देखिए एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल नहीं कहते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकला तो हमको क्या लगा था, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। हम पहले मानते थे कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक दूसरे को कौन क्या करता है, रिपेल। तो अंदर और कौन रहता होगा, इलेक्ट्रॉन रहता होगा, ठीक है, ये हम मानते थे। तो जब बीटा पार्टिकल निकला तो हमको क्या लगा, कौन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। हम दौड़ाए उसको कार से, पकड़े उसको, और गिरने लगा, बाबू जी मार माफ कर दी, मैं तो मर गिर। उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी, 4 थी, और एल्फा इलेक्ट्रॉन की 100 के आसपास होती है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो मरगिल्ला टाइप का था, तो हमको मुंह देखे, अरे है यार पीछे से पहचान नहीं पाए, तुम तो बीटा पार्टिकल आए हो। तब हमको मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता। तब हम खोजे, तब पता चला कि वो न्यूक्लियस के बाहर टहला करता है। वैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन टाइप का पार्टिकल निकला उससे विल्सन क्लाउड चेम्बर में, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह था, बिल्कुल वैसे चेहरा, वैसे बिल्कुल बनावट बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। हमने सोचा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्लेट की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव तरफ जाएगा। वो घूम किधर गया, निगेटिव की तरफ। तो एक इंडियन साइंटिस्ट था, बोले बड़ा पाजी है, देखो कहाँ जा रहा है, बोले या इट इज पॉजिट्रॉन। हो गई खोज पॉजिट्रॉन की। विल्सन साहब ने एक क्लाउड चैम्बर बनाया था, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स वो तोड़ तोड़ करके काम किया, उससे बहुत सारे पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल का नेचर दिखाई पड़ा। अब चूंकि उस सिलेबस से आपको हटा दिया गया तो अब क्या किया जाए, तो वहीं पॉजिट्रॉन खोजी। तो हमको था पॉजिट्रॉन नेम इज एज गिवन बाई एंड इंडियन साइंटिस्ट, बड़ा पाजी है, देखो कहाँ जा रहा है, या इट इज पॉजिट्रॉन। तो ऐसे खोज हुई, ऐसा थोड़ी सब सब उन लोगों ने दे दिया, हम लोग अपना नाम दिए। कोई दिक्कत है क्या, तबीयत खराब क्या। तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी एक बीटा पार्टिकल निकला, और एक कुछ ऐसे पार्टिकल उसमें मिले जिनका ना तो मास था ना तो एनर्जी था, मरे टाइप के पड़े हुए थे। तो देखा अभी कौन, इधर तुम कहाँ, ऐसे बाबूजी खाना दे दो। उसका नाम दिया न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे नाम दे दिए हमने। मतलब जब न्यूक्लियस को हमने तोड़ा तो भौकाली तो थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ और निकले उसमें, कुछ बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल निकले, कुछ ऐसे पार्टिकल उसमें थे जो बिल्कुल रद्दी टाइप के, कूड़ा टाइप के, उनका कोई मतलब नहीं था। तो उनका नाम दिया ये, अच्छा ये इनका नाम न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। जैसे कुछ कहीं फंक्शन होता है तो रिश्तेदार कुछ ऐसे आते हैं जिनसे पूछा जाता खाना खा लियो, बस खाएं खाएं ना खाएं ना खाएं, जीजा खाएं नहीं खाएं तो बड़ा विशेष ध्यान देख पर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं तो वो न्यूट्रिनो टाइप के रिश्तेदार होते हैं। तो ये न्यूट्रिनो को लिखा जाता है, ये न्यूट्रिनो। तो लिखिए कहानी जरा, अब पूरा लिखिए। अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन
एंड इलेक्ट्रॉन जिसको ब्रैकेट को बीटा पार्टिकल, एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इन MeV। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन को ब्रेक कर रहे हैं। तो नियमता अगर न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है तो जितना मास न्यूट्रॉन का होना चाहिए ये उतना ही मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे न्यूट्रॉन ब्रेक भी हो सकता है, ब्रेक होता है। न्यूक्लियस का एक कंपोजिशन होता है, सुनिए ध्यान से, युकावा की मेसान थ्योरी थी। एक और थ्योरी है, ये कहा जाता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ कैसे रहते हैं, प्रोटॉन रिपेल करते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहते हैं। तो प्रोटॉन लड़ाई करेंगे आपस में, न्यूट्रॉन कुछ बोलेगा नहीं, लड़ो मरो हमको क्या करें, खाना बनाने का नाम खाना खा ले। होता क्या है, कहा है, देखा है गया कि जो प्रोटॉन होता है ना वो क्या करता है, वो मेसान थ्योरी गिवन बाय युकावा, युकावा नाम से लग रहा है जापानी साइंटिस्ट होंगे। उन्होंने कहा 3 प्रकार के मेसान होते हैं, एक पाई प्लस, एक पाई माइनस, एक पाई जीरो। तो प्रोटॉन से पाई प्लस मेसान निकल जाता है, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जब इस पाई प्लस को ले लेता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। तो न्यूक्लियस के अंदर ये मेसान का एक्सचेंज होता रहता है, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल है। कल्पना करिए 2 प्रोटॉन लड़ने के लिए आए, आपने पिक्चरों में देखा होगा कुछ ऐसे किरदार होते हैं कि लड़ने आए और आपने यहाँ हल्का ऐसे गुस्से में खूब कस के थे, आपने यहाँ ठोकर दे दी तो भूल जाते थे हम कौन है, बच्चा बन जाते थे, फिर ठोकर दी, अब मैं कौन। देखा कभी पिक्चर ऐसी, कभी कभी ऐसी पिक्चर देखा। अब प्रोटॉन 2 आए लड़ने के लिए, गुस्से में रिपेल कर रहे हैं, मारूंगा, तब तक उससे पाई प्लस निकल गया, क्या बन गया, तो क्या बोले, बाबू जी मारे ना, और तब तक न्यूट्रॉन मारे ना, तब तक न्यूट्रॉन को क्या मिल गया, क्या बन गया, प्रोटॉन निकल। फिर ये होता रहता है, वो लड़ाई कर ही नहीं पाते, न्यूट्रल होते रहते हैं। ये मेसान थ्योरी थी। यही न्यूट्रॉन से कौन निकल गया, निगेटिव, कौन बन गया, पॉजिटिव, नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव बन गया, तो वो कन्वर्जन होता रहता है उसमें, ठीक है। ये होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहता है। समझ में आई बात नहीं आई। तो कह रहे हैं आप निकालिए कितनी एनर्जी रिलीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दें चलेगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। अब kg का मामला आया। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.6725, 1.6725 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है 1.6747, 1.6747 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रिनो जो कि हमने कहा था मर्गिला टाइप का पार्टिकल, कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं लगाता हूं, बताइए कैसे लगेगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मास ब्रेक हुआ उतना मास मिलना चाहिए, अगर उतना मास नहीं मिला है तो यानी कहीं ना कहीं वो लॉस हुआ है। वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है, ठीक। नोट करिए, इसको 9 कर दो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 9 1। देखिए नियमता हमने क्या कहा कि न्यूट्रॉन का मास इसके मास के इक्वल होना चाहिए, ये तो मर्गिला है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ मास नहीं होता है। तो हमने क्या किया, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दिया है। 10 पावर में ऐड करने का तरीका आप जानते हैं कि 10 पावर सेम होनी चाहिए, तो नंबर्स ऐड कर देंगे। तो या तो इसको -31 बना दें और या तो इसको हम, तो हमने क्या किया, इसको 10 पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो 0.0009 ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो जब हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा तो कितना था, 1.6745 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो देखिए ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी कि टूटा कौन, प्रोटॉन। तो आपको मिला उतना मास नहीं मिला, उसमें कितना हो, क्या हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट निकाल लो। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, डेल टाइम, किसमें किसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये लेकिन आपने नीचे क्यों लिख दिया, ऊपर क्यों लिख दिया, मैथमेटिक्स से लगाओ अपने आप। तो 1.6745 इंटू 10 पावर माइनस 27, 1.6734 इंटू 10 पावर
-27। देखो कहीं भी मास डिफेक्ट हो रहा है, ये माइनस किया है, कहीं भी मास डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ लिखो डेल्टा एम। यह है मास ऑफ न्यूट्रॉन और यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। माइनस करो कितना आएगा, 15 में 4, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, 0 0 0 पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस, हमने क्या कहा, कहीं भी मास डिफेक्ट हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। अब ये मास डिफेक्ट काहे में आ गया, केजी गलत हो गया क्या, है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो करेंगे, गलत कर दिया क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, भाई न्यूक्लियस नहीं तोड़ रहे हैं, ये न्यूक्लियस नहीं तोड़ा, एक रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रॉन इस पार्ट में ब्रेक हुआ तो नियमता जितना न्यूट्रॉन का मास ब्रेक हुआ था उतना हमको मिलना चाहिए, हमको कम मिला ना, ये डिफरेंस बुक में कम आ रहा, क्या गड़बड़ आ गया क्या, कैलकुलेशन करो जरा, 1.6734, 1.67, ये वैल्यू गलत लिखी क्या हमने, 1.6747 दी हुई है, 47 है, ये 47 दी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं, जो दी है उससे निकालो, क्या दिक्कत, ये 47 दी हुई है, ये 47 दी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो, अब डेल्टा एम किस फॉर्म में आया, केजी में आया, और केजी का कैलकुलेशन हमने फिलहाल डायरेक्ट कुछ बताया नहीं, तो अब जब एनर्जी रिलीज निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तब डेल्टा डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो इधर नोट करिए, इसको रब करेंगे। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर से, आप समझ में आया कि कब डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालना है, एएमयू का रिजल्ट हम जानते थे, एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, डेल्टा एम बोले तो 0.0013 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, तो ये जो यूनिट आएगी काहे में आएगी, जूल में। अब इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.17 इंटू 10⁻13, 1.17 इंटू 10⁻13 जूल। अब हमने कहा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब इसको आप मिलियन में निकालेंगे, देखिए 1.17 इंटू 10⁻13 को जब 1.6 इंटू -19 से करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, और 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0.731, 0.731 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना निकालना, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी रिलीज्ड है। हाँ, अब अगर इनको बटोर करके फिर न्यूट्रॉन बनाओगे, अगर इनको बटोरोगे और फिर न्यूट्रॉन बनाओगे तो नहीं बनेगा, अब आपको अलग से एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है। अगर एएमयू में है मास डिफेक्ट तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 1 AMU 931 MEV होता है, और अगर केजी में है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकालोगे जूल में और उसको आप MEV में कन्वर्ट करोगे। अब आप कहेंगे जूल में लिख दें तो, अरे वहाँ लिखा है MEV में करो, क्योंकि बहुत छोटी एनर्जी होती है, ये 10⁻- में आती है, इसलिए हम इसको MEV में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं, कैलकुलेशन करके बिना करे ऐसे छोड़ दे तो एग्जामिनर भी ऐसे छोड़ देगा, लो कहें 7 नंबर कहें, लो 6 नंबर छोड़ दिया, अब कुछ तुम छोड़ोगे तो कुछ वो भी छोड़ेगा, लो बेटा, तो कह देगा नंबर तो दे ही दिया, पूरे तुमको काटेंगे दे पूरे, हमने कॉपी चेक करने का प्रोसेस बताया था आपको।